लेक्चर ऑर्गेनाइज क्राइम पर डिपेंड करता है और इससे पहले भी मेरे द्वारा एक वीडियो लेक्चर ऑर्गेनाइज क्राइम पर कंप्लीट करके अपलोड किया गया है, जिसमें मैंने बताया था कि संगठित अपराध किसे कहते हैं और संगठित अपराध की प्रकृति को समझाते हुए उसकी विशेषताएं बताई है। लेकिन आज के मेरे वीडियो लेक्चर में ये बताया गया है कि व्हाट इज़ द मीन्स अबाउट टू ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध किसे कहते हैं और इसके प्रकारों को समझाते हुए इसका नियंत्रण कैसे किया जाए ये बताया जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइज क्राइम, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ क्राइम। इस पोर्शन पर बात हम पहले कर चुके हैं। आई मीन टू से मीनिंग, डेफिनेशन, इट इज टोटली एक्सप्लेन बाय इटसेल्फ मी। मेरे द्वारा इसकी मीनिंग और डेफिनेशन समझाई जा चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर भी एक लाइन में दोहरा देता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से तात्पर्य एक ऐसे अपराध से है जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई दल बनाकर, समूह बनाकर या ग्रुप बनाकर जो प्री प्लान अपराध करते हैं उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या संगठित अपराध का नाम दिया जाता है। ये दोनों पोर्शन इसके पहले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी मैंने आपको बताया। थर्ड पॉइंट, काइंड्स ऑफ क्राइम। आज हम टोटली कॉन्सेंट्रेट करेंगे व्हाट इज़ द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध के प्रकार क्या हैं, इस बात पर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो ये वन बाई वन मैंने बताने की कोशिश की है कि काइंड्स कितने प्रकार के हैं। नंबर फर्स्ट, प्रीडेटरी क्राइम सिंडिकेट, यानी कि हिंसक आपराधिक संगठन। हिंसक आपराधिक संगठन से तात्पर्य एक ऐसे आपराधिक संगठन से है जिसके द्वारा उस संगठन के लोग मिलकर किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं, यानी हिंसा करते हैं। या तो शारीरिक रूप से उसे हिंसात्मक अपराध करेंगे, मोस्टली इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन फिजिकली क्राइम, यानी शारीरिक रूप से हिंसा करना। ऐसे अपराधों को हम प्रीडेटरी क्राइम सिंडिकेट कहते हैं, हिंसात्मक अपराध संगठन। सेकंड, क्रिमिनल सिंडिकेट। क्रिमिनल सिंडिकेट से तात्पर्य आपराधिक सिंडिकेट। आपराधिक सिंडिकेट क्या होते हैं? आपराधिक सिंडिकेट से तात्पर्य एक ऐसा संगठन, ऐसे लोगों का संगठन जिसके द्वारा जो अपराध किया जाता है वो अपराध सिर्फ और सिर्फ ऐसी वस्तुओं या ऐसे विषय के संबंध में होता है जो इन पर रोक लगी होती है, जिन पर पाबंदी सरकार ने लगाई है, जैसे कि अफीम, चरस, गांजे का व्यापार करना, अफीम, चरस, गांजा किसी को प्रोवाइड कराना, प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा कार्य किया जाना इस संगठन द्वारा जिस पर रोक लगी है, जिसे करने की सरकार के द्वारा मना किया गया है, जिससे करना कानूनन अपराध है। वेश्यावृत्ति करवाना या करना, या लोगों को अफीम, चरस, गांजा मुहैया कराना, या फिर इधर से उधर मानव क्रय विक्रय करना, इस तरह के सिंडिकेट को हम क्रिमिनल सिंडिकेट कहते हैं, जो रुकी हुई वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। थर्ड, क्रिमिनल रैकेट्स, आपराधिक रैकेट्स। आपराधिक रैकेट्स से तात्पर्य एक ऐसे संगठन से है जिस संगठन द्वारा कुछ लोगों को डरा धमकाकर, धमकी देकर उनसे कुछ पैसा वसूल करना या अपना कोई कार्य उनसे करवाना, इन्हें कहते हैं क्रिमिनल रैकेट्स। फोर्थ, पॉलिटिकल ग्राफ्ट, यानी कि राजनीतिक उत्कोच। राजनीतिक उत्कोच का अपना एक विशेष महत्व है, सदैव याद रखें। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पॉलिटिकल एरा एक सबसे बड़ा एरा है। मैं बात केवल इंडिया की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल लेवल पर। अगर यूनिवर्सल लेवल पर, पूरे विश्व लेवल पर हम देखें तो राजनीति से बड़ा कोई एरा नहीं है। पॉलिटिकल एरा सबसे बड़ा एरा है। तो राजनीति के मामले में ऐसा देखने में आया है कि राजनीति कभी कभी कुछ लोगों को प्रोत्साहित करती है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े आप हमें कवर करेंगे। तो कुछ आपराधिक संगठन, कुछ ऐसे आपराधिक संगठन जो राजनीति में रह रहे लोगों के फायदे को ध्यान में रखते हुए
उनकी मदद करते हैं और उनके कहे जाने पर उनके अनुसार कार्य करते हैं। अर्थात किसी अपराध को राजनीतिक व्यक्ति के कहे जाने पर अंतिम रूप दिया जाता है। इन्हें राजनीतिक उत्कोच या पॉलिटिकल ग्राफ्ट कहा जाता है। बात करते हैं हम कंट्रोल की। क्या हम संगठनात्मक अपराध पर कंट्रोल यानी नियंत्रण कर सकते हैं? संगठित अपराधों पर नियंत्रण करने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है, लेकिन सिंपल सी बात है कि जिस तरह कंपनी कोई ताला बनाती है मकान में लगाने के लिए, कितनी भी ब्रांडेड कंपनी हो, उदाहरण ले लीजिए गोदरेज का ताला। गोदरेज की कंपनी 4 चाबियां बनाकर देती है, 2 अपने रिकॉर्ड में भी रखती है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई गोदरेज का ताला खोलना चाहे तो 200 चाबियां मार्केट में बन जाती है। तो जहां सरकार 2 कानून बनाती है, वहां उन 2 कानूनों को तोड़ने के लिए 200 कानूनों का सहारा संगठित अपराध या अन्य अपराधों को करने वाले लोग कुछ लोगों से मिलकर निकाल लेते हैं। तो नियंत्रण करने का भरकस प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, किया जाता रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ बिंदु यहाँ मैं बता रहा हूँ, शायद उससे हम इसका निकाल सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए नंबर फर्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि संगठित अपराध को हम किस तरह रोक सकते हैं? एक सिंपल सी बात है कि हमें ये देखना होगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस स्पेशल एरिया में एक्टिव है, जहां वो क्रियाशील है। जिस एरिया में संगठित अपराध या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ज़्यादातर होते हैं, उस एरिया में हमें प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए कोई मुहिम छेड़ना चाहिए कि इस एरिया में अक्सर संगठित अपराध होते हैं, इन संगठित अपराधों को हम कैसे रोकें। तो शायद एक हद तक उसे हम रोक सकते हैं। सेकंड, पनिश टू एजेंसी, यानी कि पनिश टू एजेंसी यानी कुछ लोगों को दंड देना। किन लोगों को दंड देने की बात कर रहे हैं? यहाँ हम उन लोगों को दंड देने की बात नहीं कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं एज ए क्रिमिनल। उनके लिए तो कई सारे लॉ बने हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों को दंड देने की जो मैंने अभी फीचर्स बताए थे, विशेषताएं और नेचर बताया था। उस नेचर में मैंने बताया था कि कभी कभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग, ऐसे समूह दल चलाने वाले, संगठित अपराध करने वाले लोग कुछ निकायों से, कुछ अधिकृत अधिकारियों से मिले होते हैं और उनके मार्फत ही सुरक्षा ले लेते हैं और उनकी सुरक्षा इन्हें मिल जाती है, जिससे ये अपने अपराधों को अंतिम रूप देते हैं और प्रोटेक्शन ले लेते हैं। तो अगर सरकार इस बात की कोशिश करे कि हु इज़ द इन्वॉल्व्ड, कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से लोग, कौन कौन से ऑथोराइज्ड पर्सन इन लोगों से मिले हुए हैं, और इस बात का मालूम करने की कोशिश करें जो लोग इनसे मिले हुए हैं, इनसे मिलकर चलते हैं या जिनसे मिलकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग अपराध करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और उन्हें पनिशमेंट देना चाहिए। नंबर थर्ड, ऑनेस्ट ऑफिसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बचपन से हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। अगर ईमानदारी को सही रूप से अपनाया जाए तो रिश्वत की बात खत्म हो जाएगी। रिश्वत की बात खत्म हो जाएगी तो हम अपने कर्तव्य परायण हो जाएंगे। कर्तव्य परायण हो जाएंगे तो किसी भी गलत बात को हम मंजूर नहीं करेंगे। तो ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति होना चाहिए जो पूरे तरीके से ईमानदार और निष्ठावान हो। तो शायद एक हद तक इस पर रोक लग सकती है। एटलीस्ट इन ए लास्ट, अवेयरनेस। प्रत्येक व्यक्ति में जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर जागरूकता का अभाव रहेगा, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के शिकार होते रहेंगे। अक्सर मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि वो एक व्यक्ति हमें बेवकूफ़ बना गया। मेरा ऐसा मानना है वो हमें बेवकूफ़ बना कर नहीं गया, हम बेवकूफ़ जन्म से थे। हमें बता कर गया है कि आप बेवकूफ़ हो, बनाकर नहीं गया। अगर वो हमें बेवकूफ़ बनाकर जा सकता है तो हमने उसे बेवकूफ़ क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं था, बेवकूफ़ हम थे और हमें बताकर गया कि आप बेवकूफ़ हो। तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक और सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों, इसी के साथ मेरा आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है और आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।